तो इसका आंसर आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसका आंसर दे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। वाई वायरसेस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन लिविंग बॉडी। जो वायरसेस होते हैं वो तब तक लाइफ के कैरेक्टर शो क्यों नहीं करते हैं, तब तक कि वो लिविंग बॉडी में एंटर ना कर जाए। ठीक है, चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लीवर हो गया, किडनीज हो गई, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया। इसी तरह सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के लिए स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग काम जो है सेल के वो किए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा। सो इसके बारे में दिया है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, लिविंग होते हैं ये, डेफिनेट शेप यानी कि एक निश्चित शेप होती है, स्ट्रक्चर एक अच्छा खासा ढांचा होता है और इनका एक निश्चित काम होता है। ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है, स्पेसिफिक होता है। और ये सारे किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं सभी ऑर्गेनल्स। बात की जाए टोटल कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये आई थिंक 10 के आसपास ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, लेकिन हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे सिर्फ 6 के बारे में। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में 6 ही दिए गए हैं। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ER। ठीक है, ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है गोल्जी एपरेटस, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। थर्ड है लाइसोसोम्स, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है प्लास्टिड्स और सिक्स्थ है वैक्यूल्स। टोटल 6 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड आता है इसमें, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, तो इन सभी को पढ़ने के बाद देखेंगे राइबोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ने से पहले जो भी प्लांट सेल है और जो भी एनिमल सेल है उनमें ये सभी ऑर्गेनल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो भी ऑर्गेनल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं कहां कहां पर पाए जाते हैं। जब किसी प्लांट सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा ये फिगर हमें सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है ये है सेल वॉल, इसके अंदर की तरफ जो है ये है, अंदर ग्रीन वाली ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस, और इसके पास में जो ये स्मॉल छोटा सा डॉट है इसे कहा जाता है लाइसोसोम्स। इसके पास में ये जो पैरेलल सी लाइंस हैं, ठीक है, ये जो पैरेलल सी लाइन है ये है गोल्जी एपरेटस। उसके बाद ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ग्रीन कलर का ये है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड का टाइप है। ठीक है, यहां पर भी है ये क्लोरोप्लास्ट, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये न्यूक्लियस है इसके इस तरफ में भी, इस तरफ में भी, इस तरफ में भी और इस तरफ में भी ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको एक जाल सा, ठीक है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर कहें ER। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज से कलर का ये है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इसे माइटोकॉन्ड्रियन भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो ये सभी ऑर्गेनल्स हैं जिस चीज में भी ये हैं उसे कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसके बारे में हम पीछे वाले पेज पर ही पढ़ा था। एक और चीज बच जाती है इसमें, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है राइबोसोम्स। ठीक है, सो ये इस साइड में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर छोटे छोटे ये डॉट्स चिपके हुए हैं। ठीक है, जिसको आगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर देखेंगे आगे आने वाले पेजेस पर, उसमें आपको राइबोसोम्स बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। ठीक है, ये हो गया प्लांट सेल के सभी कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स के बारे में। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें सबसे आउटर लेयर जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के अंदर ये जो पैरेलल लाइंस ये आपको दिखाई दे रही हैं ब्राउन कलर में, ये है गोल्गी एपरेटस। आगे है राइबोसोम्स, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको आगे पहले और पढ़ने के बाद राइबोसोम्स को लास्ट में देखेंगे। जो ये सेंटर में आपको वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा है बड़ा सा सर्किल, ये है न्यूक्लियस। ये ब्राउन कलर जो दिखाई दे रहा है गोल सा आपको, ये है लाइसोसोम्स।
उसके अलावा ये जो आपको एक ट्यूब सी दिखाई दे रही है, ठीक है, सर्कुलर रोड टाइप दिखाई दे रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर भी है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बाद जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरफ में भी, इस तरफ में भी इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, इसे कहा जाता है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्लांट सेल में भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है। और जिस लिक्विड में ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं या फिर कंपोनेंट हैं उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक कंपोनेंट हमने छोड़ दिया था, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी बिल्कुल जैसे प्लांट सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर आप देखेंगे ध्यान से तो छोटे छोटे गोल गोल डॉट्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। इस तरह के डॉट्स लगे होते हैं इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जैसे मैंने यहां पर अभी बनाए हैं इस पे, ठीक है। ये जो डॉट्स होते हैं इन्हीं को कहा जाता है राइबोसोम्स, ठीक है। अब स्टडी करते हैं एक एक करके सभी ऑर्गेनल्स के बारे में। शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। दीज आर प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रेन्स का, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है। जो भी मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली जो है उनका एक जाल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये पाया जाता है यूकारियोटिक सेल्स में। यूकारियोटिक सेल्स यानी कि जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है। आगे है ER इज ऑफ टू टाइप्स। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, पीछे वाले पेज पर बता चुका हूं, SER और RER, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये और सेकंड टाइप ये। SER का मतलब क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और इसी तरह से RER का मतलब होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब SER और RER इन दोनों रेटिकुलम्स में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है, ये दोनों चीजें यहां पर लिखी गई हैं। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबल्स। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टीरियोड, लिपिड्स, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये ट्यूब्यूल्स से बना होता है। ट्यूबल्स क्या होते हैं? बिल्कुल पतली पतली नलियां, ठीक है, जैसे पाइप होती है इसी तरह से ट्यूबल्स होती हैं, लेकिन ये बहुत इनमें मतलब बहुत कम स्पेस होता है अंदर की तरफ, ठीक है। ये हेल्प करता है किस किस चीज के मैन्युफैक्चर यानी कि बनाने में, फैट मॉलिक्यूल्स के बनाने में, स्टीरॉइड्स के बनाने में और लिपिड्स के बनाने में SER हेल्प करता है। और SER में राइबोसोम्स जो है ये एब्सेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं ये हम चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। राइबोसोम्स जो है ये चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। वैसे बता देता हूं, राइबोसोम्स जो है वो वहां पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। जो भी सेल को प्रोटीन चाहिए होता है वो सभी प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स में ही बनता है, ठीक है, मेन फंक्शन होता है इसका ये। अब आते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इसमें दिया है इट इज मेड अप ऑफ वेसल्स, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वेसल से बना होता है। ये इसका मतलब ये हेल्प करता है प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में, ठीक है, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है। और इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो भी ये RER है इसके सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स कहां पर होते हैं? RER के सरफेस पर यानी कि सतह पर, ठीक है। अब है फंक्शंस ऑफ ER के फंक्शंस यानी कि कार्य। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कार्य करता है सेल में। सो फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सबसे पहला और मुख्य काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पहुंचाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी तरह के मटेरियल या सब्सटेंस को। सेकंड है इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं। बायोकेमिकल एक्टिविटीज यानी कि केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होते हैं। आगे है इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ फैट, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या चीजें बनती हैं या क्या क्या चीजें इससे मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या क्या चीजें उत्पन्न होती हैं?
फैट्स हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, और ये सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनती हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि जो भी पॉइजनस प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉइजनस प्रोडक्ट यानी कि जो सेल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, उनका ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, यानी कि उन्हें सिंपल प्रोटीन्स में चेंज कर देता है, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। जो भी जहरीले तत्व होते हैं सेल के अंदर, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देता है। ठीक है, आगे 2-3 लाइन्स और दी गई हैं, इनको भी समझ लेते हैं। Some of the protein and lipids help in building cell membrane and this process is known as membrane biogenesis। जो भी ER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन्स या लिपिड्स बनते हैं, उनकी मदद से जो है मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है, वो बनती है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो मजबूत रहती है, किसकी वजह से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। आगे है, प्रोटीन आल्सो सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम दिया गया है यहां पर, ये क्या करता है? प्रोटीन को भेजता है अलग अलग जगह पर, सेल में अलग अलग जगह पर, जहां जितनी जरूरत होती है। ठीक है, और ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकेला नहीं करता है, ये हेल्प लेता है गोल्जी एपरेटस की, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेल का सेकंड ऑर्गेनल है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, और ये नाम इनकी खोज करने वाले कैमिलियो गोल्जी के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, सो गोल्जी एपरेटस क्या होता है? इट इज ए सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। ये एक सिस्टम होता है ट्यूबल्स और मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। ठीक है, ये किन दो चीजों से बना है? एक तो ट्यूबल से और एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स से। और ये एक दूसरे से, जो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स हैं, ये एक दूसरे से लगभग पैरेलल होती हैं। ठीक है, जिन्हें सिस्टर्न्स कहा जाता है। ठीक है, ये हम डायग्राम में समझेंगे सिस्टर्न्स क्या है, ये ट्यूबल्स या मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स क्या हैं। देख लेते हैं इसके फंक्शंस। जो गोल्जी एपरेटस है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ईआर आर पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स बनता है ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो भी लिपिड्स या प्रोटीन बने हैं, उनको पैक करने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये कोई भी मटेरियल हो, उसको सेल के बाहर भेजने वाले को बाहर भेजता है, और सेल के अंदर कहीं पे जरूरत है किसी मटेरियल की तो उसके पास भेजता है। यानी कि इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, किसी भी मटेरियल को जरूरत के हिसाब से ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन सेल के बाहर जरूरत है तो ये सेल के बाहर भेज देगा, और सेल के अंदर कहीं पर भी जरूरत है तो सेल के अंदर भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेले। हमने प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, दो प्लांट सेल की सेल वॉल जो जुड़ी होती है, वो किससे जुड़ी होती है? लैमेलेई से। ये हमने पढ़ा था। तो मिडल लैमेलेई जो बनती है वो इसी गोल्जी एपरेटस की वजह से ही बनती है। ठीक है, ये गोल्जी एपरेटस मदद करता है मिडल लैमेलेई को बनाने में। ठीक है, अब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी एपरेटस हैं, ये किस तरह से काम करते हैं डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। डायग्राम से समझते हैं जो ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्जी एपरेटस है वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, उसमें ये न्यूक्लियस है जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ में ही जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको शेप दिख रही है, मैंने पीछे बनाया था कुछ इसी तरह की शेप। ठीक है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर ये जो येलो डॉट्स हैं, ये जो येलो डॉट्स आपको चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राइबोसोम्स। ठीक है, अब इसे देखते हैं। ये है गोल्जी एपरेटस। पीछे बताया गया था कि इसमें वेसल्स होती हैं। वेसल्स क्या है? ये जो पैरेलल सी आपको लाइन दिख रही है, ये है वेसल्स। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट बनाती हैं जिसे कहा जाता है सिस्टर्न्स। ठीक है, ये आपको एक दिख रही है, एक अरेंजमेंट जो दिख रही है आपको, इसे कहा जाएगा सिस्टर्न्स। और बताया गया था कि ये ट्यूबल्स जो होते हैं ये गोल गोल, ठीक है, गोल गोल ट्यूबल्स होते हैं जो कि गोल्जी एपरेटस में लगातार बनते रहते हैं। आप यहां पर देखेंगे ये गोल गोल स्ट्रक्चर सा यहां पर दिखाई दे रहा है, इन्हें कहा जाएगा, ये धीरे धीरे इससे अलग हो जाएंगे और बन जाएंगे
ट्यूबोल्स, ठीक है, ये भी गोल्जी एपरेटस का ही एक पार्ट है। अब बात करते हैं प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस में भेजता है और गोल्जी एपरेटस सेल के बाहर या अंदर किस तरह से भेजता है। प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में, ठीक है, ये जो येलो डॉट्स हैं प्रोटीन इनमें बनता है। ये प्रोटीन जो बना है ये अंदर भेजेगा, ठीक है, राइबोसोम्स जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज देगा यहां पर। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉल्स सी बना देगा इस तरह की, ये प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन या फिर लिपिड्स। प्रोटीन जो है ये प्रोटीन गोल्जी एपरेटस की तरफ भेजेगा। गोल्जी एपरेटस में ये प्रोटीन जाने के बाद पैक होगा, ठीक है, जैसे कोई गिफ्ट पैक होता है बिल्कुल उसी तरह से गोल्जी एपरेटस में जाके प्रोटीन जो है वो पैक हो जाएगा। और पैक होने के बाद क्या किया जाएगा प्रोटीन का, जैसे यहां पर कोई सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये कोई सेल ऑर्गेनल है, इसे प्रोटीन की जरूरत है, तो जो सेल में गोल्जी एपरेटस में जो प्रोटीन पैक हुआ है, ये प्रोटीन जो है गोल्जी एपरेटस प्रोटीन को इस ऑर्गेनल में भेज देगा, ठीक है। और कुछ ऐसा प्रोटीन जो सेल को जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर मिडल लैमेलाई बनाने के लिए ऐसा प्रोटीन जो मिडल लैमेलाई बनाने जिससे मिडल लैमेलाई बनता है, तो गोल्जी एपरेटस उसको सेल के बाहर भेज देगा, ठीक है। कुछ प्रोटीन ये सेल के बाहर भेज देता है और कुछ सेल के अंदर वाले जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन तक भेजता है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ये था कुल फंक्शनिंग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी एपरेटस की, ठीक है। सेल का थर्ड ऑर्गेनल होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं। These are tiny like granules containing digestive enzymes। ये बिल्कुल छोटे से ग्रेन्यूल्स यानी कि दाने जैसे होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि पाचन, जो ऐसे एंजाइम्स जो किसी भी चीज को पचा लें, ठीक है। आगे है these are bounded by a single membrane। और इनके चारों तरफ जो भी लाइसोसोम्स होते हैं इनके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है यानी कि झिल्ली होती है, ठीक है। और इनका आकार कैसा होता है, ये किस तरह के होते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह के एक छोटे से दाने, ठीक है, एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है इनका, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। आगे है फंक्शंस, जो भी लाइसोसोम्स हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं, तो इसमें फर्स्ट दिया है द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। लाइसोसोम्स का मुख्य काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये किसी भी चीज को आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेकंड है दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अगर सेल के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा थिंग है, ये एक तरह से क्या है, वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल है उनसे बना होता है लाइसोसोम्स, ठीक है, जैसे गार्बेज हाउस जैसे होता है बिल्कुल उसी तरह का काम करता है ये, ठीक है। लास्ट है हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स। कोई भी फॉरेन यानी कि सेल के बाहर से आए हुए मटेरियल जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या सेल के अंदर प्रेजेंट जो मटेरियल हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सभी को ये डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, उनका डाइजेशन कर लेता है। ये किस तरह से काम करता है ये समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसमें ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। मान लीजिए ये लाइसोसोम्स है, ठीक है, एक और मैंने यहां पर सर्कल बनाया है, ये हो गया लाइसोसोम। अब सेल के बाहर से कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आया जो कि सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, ये स्क्वायर टाइप, ठीक है, ये सेल के अंदर आया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन फटने से पहले क्या होगा, जो ये लाइसोसोम्स है इसके पास आएगा, ठीक है, और इसके अंदर इसको अपनी ओर खींच लेगा, इसको अपने अंदर खींच लेगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब जो टोटल आउटपुट मिलेगा हमें वो क्या होगा, ये बिल्कुल इसे पचा लेगा, ठीक है, नष्ट कर देगा, बिल्कुल ही खत्म कर देगा और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या यहां पर, अकेला फिर से लाइसोसोम्स, समझ गए। अब लाइसोसोम्स जो है उसे एक और नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइड बैग्स। ये क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है मुझे। सो क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है, कमेंट बॉक्स सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट 2 में इंक्लूड किए गए हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद सेकंड पार्ट को भी जरूर देखें, ठीक है। सेल का फोर्थ ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहां पर होता है, ये समझते हैं। सो इसमें है इट इज ए रोड शेप स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो शेप होती है वो होती है रोड की तरह, ठीक है,
और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और कौन से सेल्स में, सिर्फ यूकारियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकारियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आगे है, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफाइड प्रोटीन्स एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टी। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक तो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो प्रोटीन से बनी होती है और एक अंदर वाली मेम्ब्रेन जो फोल्ड होती है, ठीक है। और फोल्ड होके ये क्या बनाती है, चैम्बर्स, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसे भी ध्यान से देखें। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो रेड रेड कलर की दिख रही है ये है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो ये आपको वॉयलेट दिख रहा है, अंदर जो वॉयलेट सब्सटेंस दिख रहा है, ठीक है, इसके बाहर जो व्हाइट व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट एक लेयर सी दिख रही है, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन बनी है प्रोटीन से और इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्ड है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये फोल्ड है, फोल्ड होके ये क्या बना रही है, क्रिस्टी, ठीक है। चैम्बर्स, ठीक है, ये एक चैम्बर हो गया, ये एक चैम्बर हो गया, तो ये बना रही है क्रिस्टी, चैम्बर्स बना रही है, ठीक।